दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। तो हमारा आज का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल और पावर रिसोर्सेस। तो ये मैंने एक फ़ोटो लगाया मिनरल और कुछ रिसोर्सेस का, ठीक है। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स सुन के आपको ये बात पहले ये सूझा होगा कि मिनरल्स होते क्या हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो केमिकल से बना है उसको हम मिनरल कहते हैं। ये है मिनरल का डेफिनेशन। Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic ocean bed and Antarctica। यानी कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो कुछ ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जो जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, जैसे कि जो आर्कटिक ओशन का जो बेड है और जो अंटार्कटिका जहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ पे कुछ कुछ मिनरल्स जो हम नहीं ले सकते। अगला है दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये जो मिनरल्स होते हैं ये नेचुरली बनते हैं, इसमें कोई इंसान अपना इंडस्ट्री में ले जाकर, फैक्ट्री में ले जाकर, लैब्स में ले जाकर केमिकली टेस्ट करता है, चेक करता है, ये सब कुछ नहीं करता। ये सब नॉट नेचुरली बनाया जाता है, नेचुरली बनता है ये मिनरल सारे। फिर अगला है दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल properties such as color, density, hardness, chemical properties such as solubility। यानी हम जो मिनरल्स हैं उनको हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन मिनरल्स को हम उस फिजिकल प्रॉपर्टी से पहचान सकते हैं, जैसे कि उनका रंग कैसा है, उनकी डेंसिटी कितनी है, वो कितने सख्त है, वो कितने हार्ड है, और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि उनकी सॉल्युबिलिटी, कि वो कितने लिक्विड फॉर्म में, मतलब ऐसे कर करके और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसके, ठीक है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कितनी तरह के होते हैं? देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यानी एक तरह से 3000 अलग अलग मिनरल्स होते हैं, बट कॉम्पोजिशन से देखा जाए तो मिनरल्स को मेनली दो तरह में बांटा जाता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया जो आप सबकी बुक में भी होगा, एनसीईआरटी की साइंस क्लास 8 की बुक में ये टेबल। इस टेबल में ये है कि जो मिनरल्स हैं ये मेटेलिक मिनरल्स है और एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, और फिर मेटेलिक मिनरल्स के अंदर है फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यानी जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, जो मिनरल्स के दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वो मेटेलिक उन मिनरल्स के बारे में कुछ बताया गया है। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। यानी जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनके अंदर जो मेटल होता है, उनके जो अंदर जो स्टील होता है, मेटल होता है, वो कच्चे फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में होता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड और शाइन। मेटल्स बहुत सख्त सब्सटेंसेस होते हैं और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे गुड कंडक्टर हैं। कंडक्टर यानी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनके ऊपर से पास कर सकती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो है वो बहुत सख्त सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और वो बहुत शाइनी भी होते हैं। उनका खुद का लस्टर होता है। लस्टर का मतलब होता है शाइनी, कोई शाइनी मतलब चमकीला। आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर आर सम एग्जांपल्स। मेटेलिक मिनरल्स के कुछ एग्जांपल्स है आयरन ओर, बॉक्साइट और मैंगनीज ओर। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स दो तरह के होते हैं, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। सिंपल सा, फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन होता है, और नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन नहीं होता। बट नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन नहीं होता, लेकिन उनके अंदर कोई और मटेरियल ज़रूर होता है,
जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, और भी बहुत सारे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। जैसे मेटेलिक मिनरल्स है उनके अंदर मेटल रॉ फॉर्म में होता है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल नहीं होता है। लाइमस्टोन, माइका, गिप्सम आर एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के कुछ एग्जांपल्स लाइमस्टोन, माइका, गिप्सम, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। The process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining. यानी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्फ मिनरल्स है, जब हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं तो उसको हम 3 प्रोसेसेस में करते हैं, माइनिंग में, ड्रिलिंग में और क्वेरिंग में। और जो माइनिंग है, माइनिंग भी 2 तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। तो यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। यानी वो प्रोसेस जिनसे हम जो पत्थर, जो रॉक्स होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर बरीड होते हैं, गाड़े गए होते हैं, उन पत्थर के जो मिनरल्स होते हैं उन पत्थर के अंदर, उन मिनरल्स को जब हम बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग। डीप वेल्स आर बोल्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। यानी बड़े बड़े जो कुएं होते हैं, जो वेल्स होते हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं, जिसको कहते हैं ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज स्क्वायरिंग। नहीं, वो मिनरल्स जो एकदम इतना नीचे नहीं, मतलब ऐसे नीचे गड़ाए गए हैं जिसको हम हाथ से भी खोद खोद के बाहर निकाल सकते हैं। वी कैन सिंपली डग इट आउट, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्क्वायरिंग। माइनिंग, मैंने जैसा कहा था, माइनिंग 2 तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer, this is known as open cast mining। minerals जो ज़्यादा गहराई में नहीं होते, वो सामने ही होते हैं, मतलब सामने, मतलब मान लो एक मिनट रुको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ओपन कास्ट माइनिंग को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो जैसे कि ये, हाँ, कलर ये वाला, ठीक है। ये मान लो ये है आपका सॉइल, ठीक है, और इस सॉइल के अंदर अलग अलग मिनरल्स हैं। ये जो गोले हैं, अलग अलग मिनरल्स हैं, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स हैं। और ये मिनरल्स ये जो मिनरल्स हैं, ये ज़्यादा गहराई में नहीं है, मतलब ये एकदम सामने है, ज़्यादा गहराई में नहीं है। दे आर नॉट डीप, दे आर नॉट डीप। यानी ये जो सारे हैं मिनरल्स, ये जो सॉइल है एकदम इतने भी नीचे नहीं है, मतलब पास में है, पास में गाड़े गए हैं, दे आर बरीड, बट ये पास में है, पास डिस्टेंस में है, तो इसको हम आराम से हाथ डाल कर निकाल सकते हैं, आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आगे यहाँ लिखा गया है कि शाफ्ट माइनिंग, मिनरल माइनिंग करने का दूसरा तरीका, शाफ्ट माइनिंग। Deep bores called shafts have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths. This is called shaft mining। यानी जो बड़े बड़े बोर्स होते हैं, जो जिनको हम शाफ्ट्स कहते हैं, उनको बनाया जाता है जिनसे हम मिनरल डिपॉजिट्स में पहुंचते हैं, जो उन मिनरल डिपॉजिट्स में जो बहुत गहराई में होते हैं। इस तरह की माइनिंग को हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग, ठीक है, समझ आ गया। तो आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। रॉक एक मिनरल तो नहीं है, लेकिन रॉक के अंदर मिनरल्स जरूर होते हैं। एक रॉक एक ऐसा मटेरियल है जो बिना कोई केमिकल कॉम्पोजिशन से बनाया गया है, ठीक है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। यानी वो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड
आर नोन एज ओर्स। यानी वो रॉक्स जिनसे हम मिनरल्स बाहर निकालते हैं उनको हम कहते हैं ओर। Although more than 2800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered core minerals. एक तरह से 2800 तरह के जो मिनरल्स होते हैं उनसे ज़्यादा तक मिनरल्स को हम पहचान सकते हैं, लेकिन जो बाकी के 100 मिनरल जो कुछ 100 मिनरल्स हैं उनको हम और मिनरल्स कह सकते हैं, उनको हम और मिनरल्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स कहाँ है। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर फाउंड इन igneous रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, while others occur in sedimentary rocks। यानी रॉक्स भी 3 तरह के होते हैं, igneous रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। तो मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग तरह के पत्थरों में पाए जाते हैं, और कुछ मिनरल्स जो है वो igneous रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो आगे, जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। यानी एक तरह से जो मेटेलिक मिनरल्स है उनको हम igneous और मेटामॉर्फिक रॉक में देखते हैं जो लार्ज प्लेट्यूज फॉर्म करते हैं। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो Canada, iron, nickel, chromites, and platinum in South Africa are examples of mineral found in igneous and metamorphic rocks। यानी जो आयरन ओर है जो नॉर्थ स्वीडन में मिलता है, वो कॉपर और निकल डिपॉजिट्स जो है जो ओंटारियो में मिलते हैं, कनाडा में आयरन है, निकल, क्रोमाइट, प्लैटिनम जो साउथ अफ्रीका में मिलता है, ये जो सारे मिनरल्स है ये igneous और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। Sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone। यानी जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं प्लेन्स में, जो प्लेन्स होते हैं उनमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके अंदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन डिपॉजिट्स कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स। जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स होते हैं वो फ्रांस के कॉकेसस रीजन में होते हैं, और जो मैंगनीज होता है जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स है वो जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज में पाया जाता है, और जो लाइमस्टोन होता है वो जो अल्जीरिया के फॉस्फेट बेड्स में पाया जाता है, और भी बहुत एग्जांपल्स है, ठीक है। तो आगे यूजेस ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को कहाँ यूज़ करते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स को हम लैब्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। यानी वो मिनरल्स जिससे हम हीरे बनाते हैं और सोना बनाते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ जेम्स बनाते हैं, वो मिनरल्स बहुत सख्त होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर एक ऐसा दूसरा मेटल है जिसको हम सिक्के से लेकर पाइप तक, यानी एक तरह से हर चीज़ में यूज़ करते हैं। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। ये जो सिलिकॉन होता है, जो आपने देखा ही होगा, सिलिकॉन जो होता है इसको हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और जो सिलिकॉन होते हैं हमको क्वार्ट्ज से मिलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में आपको रिसोर्सेज चैप्टर में बताया गया होगा रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो जिनका लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, जो जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मिनरल्स है उनका भी एक लिमिटेड स्टॉक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दिस मिनरल्स। इस लाइन का ये मतलब है कि जिस तरीके से जो मिनरल्स है उनकी जो बनने की जो रेट है, जो स्पीड है, वो बहुत कम है। और हम इंसान जब मिनरल्स को मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब जब मिनरल्स बन रहे होते हैं तो बहुत टाइम लगता है। स्मॉलर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दिस मिनरल्स। ये लिखा है कि जब मिनरल्स बनते हैं इसका जो फॉर्मेशन होने का स्पीड है, जो रेट है, वो इस रेट से भी कम है जिस रेट में हम ह्यूमन्स इन मिनरल्स को यूज़ करते हैं। आपको ये लाइन का मतलब समझ आया, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स था, तो मैंने एक फ़ोटो भी डाला है 3 आवर्स का।
रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, आपको पता है, ठीक है। पावर रिसोर्सेस, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हमको जो पावर है, हमको ये इंडस्ट्री के लिए चाहिए, खेती बाड़ी के काम के लिए चाहिए, आने जाने के लिए चाहिए, बातचीत करने के लिए चाहिए, और खुद की सुरक्षा करने के लिए चाहिए। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। यानी पावर रिसोर्सेज है, ये दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। conventional sources are those which have been in a common use for a long time. कन्वेंशनल सोर्सेज का डेफिनेशन ये है कि वो सोर्सेज जो काफ़ी समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर टू मेन कन्वेंशनल सोर्सेज। जो दो मेन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो है फायरवुड और फॉसिल फ्यूल। फायरवुड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। जो फायरवुड होता है ये ज़्यादातर खाना पकाने में और गर्म करने में काम आता है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। यानी जो मरे हुए प्लांट्स थे, जो मरे हुए एनिमल्स थे, जब वो करोड़ों साल पहले जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, जब वो करोड़ों साल पहले मर के सॉइल में दफ गए थे, दफन किए गए, बरीड हो गए थे ना, तो बहुत करोड़ों साल बाद वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जो हीट और प्रेशर है उसके अंदर, वो उसको फॉसिल फ्यूल्स बनाते, वो उनको फॉसिल फ्यूल बना देता है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सच फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, ये कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल्स है। कोल इज द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। कोल बहुत ज़्यादा पाने वाला फॉसिल फ्यूल है, जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। यानी जो कोल है, ये जो मिनरल कोल है, ये इस कोल से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी पावर को हम कहते हैं थर्मल पावर। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड बरीड सनशाइन। कोल को हम दफन किया गया सनशाइन भी कह सकते हैं, बरीड सनशाइन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आइडल पावर, the falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of dam. This is called hydroelectricity। यानी जो पानी होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, वो पाइप्स के थ्रू बहता हुआ फ्लो करता है, बहता है, और डैम के अंदर फिर जो टरबाइन, जो डैम के बीच में जो टरबाइन ब्लेड्स होती हैं, वो उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमको वाटर से मिलती है। The leading producers of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China। यानी वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स, यानी जो उन कंट्री में वो कंट्री में जितना सबसे ज़्यादा हाइडल पावर हमको मिलता है, वो कंट्री है पैरागुए, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। Some important hydel power stations in India are Bhakra Nangal, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। कुछ हाइडल पावर स्टेशंस इंडिया में वो है भखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। और ये दो डू यू नो भी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज पॉपुलर इको फ्रेंडली फ्यूल एज इट पोजेस लेस पॉल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। सीएनजी का नाम आप सबने सुना होगा, इसको हम गाड़ियों में भी यूज करते हैं। तो सीएनजी एक ऐसा पॉपुलर इको फ्रेंडली फ्यूल है जो बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जितना पेट्रोलियम और डीजल क्रिएट करते हैं उससे कम पॉल्यूशन सीएनजी क्रिएट करता है। और जो अगला डू यू नो है वो है, नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो हाइडल पावर है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, नॉर्वे में पहला उसका पहले बार उसको बनाया गया था, नॉर्वे में। तो आगे देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो हम इसमें मैंने एडवांटेजेस बताए हैं फायरवुड के और कोल के। और जो फायरवुड कोल है, बताओ क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। फायरवुड और कोल जो है वो है हमारे दो मेन कन्वेंशनल सोर्सेस, ठीक है। तो इसमें मैंने फायरवुड और कोल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए। जैसे कि जो फायरवुड है उसके एडवांटेजेस है ईजी एक्सेस, प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी जो फायरवुड के एडवांटेजेस है,
वो इजी एक्सेस मतलब उसको हमको आराम से मिल पाता है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो फायरवुड है वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एनर्जी दे सकता है। ठीक है, अब फायरवुड की डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके डिसएडवांटेजेस में है प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिफॉरेस्टेशन। कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी जो फायरवुड है उसको हम उसको उसका जो इजी एक्सेस में मतलब उसको हम आराम से हम ले सकते हैं, मतलब वो आराम से मिल जाता है। बट उसको लेना, उसको कलेक्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उस पर बहुत टाइम लगता है। पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन करता है हमारे एनवायरनमेंट को। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता ही होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, जब सन के जो कुछ रेडिएशंस होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को वो बढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को फायरवुड बढ़ाता है, प्रमोट करता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना, तभी तो इसका नाम है फायरवुड, ये लकड़ी से बनता है, और लकड़ी हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ से। डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना। ठीक है, तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फायरवुड के। अब कोल के देखते हैं। कोल के एडवांटेजेस हैं एक्सटेंसिवली अवेलेबल, आराम से आपको मिल जाता है। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एक डिसएडवांटेज है पॉल्यूटिंग सोर्स, यानी वही जो बहुत पॉल्यूशन करता है। हाँ, तो हमने यहाँ देख लिया कोल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो आगे देखते हैं। हाइडल पावर, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो हाइडल पावर, ऑयल और नेचुरल गैस के हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए गए। हाँ, तो इसमें यहाँ बताया गया है, हाँ, तो इसमें ये बताया गया है कि जो हाइडल पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमको वाटर से मिलती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हाइडल पावर के एडवांटेजेस है नॉन पोल्यूटिंग, सबसे अच्छी बात कि ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं करता। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, ये जो वाटर से रिलेटेड है ना, तो ये फार्मर्स के लिए इरिगेशन को प्रमोट करता है, आराम से फार्मर्स अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। और फिशिंग, मछली पकड़ने में को वही प्रमोट करता है, चीप, सस्ता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी और इन अनडेट्स लो और एक्सपेंसिव। तो हमने यहाँ देख लिया इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे ऑयल और नेचुरल गैस का। और हाँ, ये मैंने ना एक ही टेबल में बनाया है, ये ऑयल के एडवांटेजेस है, ये नेचुरल गैस के एडवांटेजेस है, और दोनों के जो डिसएडवांटेजेस है वो सेम ही है। ठीक है, तो ऑयल के एडवांटेजेस देखते हैं। ईजियल टू ट्रांसपोर्ट, हम इनको आराम से ऑयल को हम पहुँचा सकते हैं। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उससे हम आराम से बेच सकते हैं। ईजियल टू ट्रांसपोर्ट, वही नेचुरल गैस जो है इसको हम आराम से बेच सकते हैं। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ये बहुत साफ होता है, तेल से भी बहुत साफ होता है, चीप, सस्ता होता है। अब इन दोनों का डिसएडवांटेजेस। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, यानी जो ऑक्सीजन है उसको ये प्रदूषित करता है, हार्म करता है, क्योंकि जो ऑयल स्पिल जो गिर जाता है ऑयल, तो उससे हार्मफुल गैस निकलती है, गैस लीकेज होती है, तो वो गैस हमारे ऑक्सीजन को ख़राब करती है। तो इसका और एक डिसएडवांटेज है पॉल्यूटेंट रिलीज कॉज्ड एसिड रेन। एसिड रेन तो आपने सुना होगा। तो जब इसका एक और डिसएडवांटेज है, इससे जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं उससे एसिड रेन हो सकता है। एक्सप्लोरेशन इज न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी, यानी जो दो न्यू फ्यूल है इनको अच्छे से समझना इतना आसान नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल से 25 मिनट का वीडियो तो मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। तो ये था आज के लिए पार्ट 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।